स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग विषय में बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक है नक्सलवाद के बारे में। किस तरह नक्सलवाद पनपा, किस तरह नक्सलवाद ने भारत के कुछ राज्यों को खोखला कर दिया और इसके पीछे का वजह क्या था कि इसने केंद्र सरकार को स्पेशली एक ऐसे फोर्स को तैयार करने का मतलब मजबूर कर दिया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इस पर अभी भी लगाम लगाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाई है। देखिए होता क्या है कि भारत आज़ाद होने से पहले और बाद में भी, ठीक है, यहाँ गरीब किसानों और जो बोल सकते हैं कि वो लोग जो बहुत नीचे तबके के आते थे, जो जंगलों में रहते थे, जैसे हमारे संथाल भाई सब, या फिर वे लोग जो एकदम बहुत ही गरीबी से जी रहे थे, जो जंगलों में रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे, उन क्षेत्रों में लगातार जमींदारों की कुव्यवस्था का प्रताड़ना हो रहा था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, दुखी थे। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। लोग लगातार अपने ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे और ज़मींदार सब उन पर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे, उन पर कानून चला रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, उनकी ज़मीन को जबरन छीन ले रहे थे। और इन्हीं सब से लोग उग गए थे, लोगों में गुस्सा, रोष उत्पन्न हो गया। और इसी का नतीजा हुआ कि एक दिन, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में नक्सलबाड़ी, एक गांव का नाम है, एक क्षेत्र है नक्सलबाड़ी क्षेत्र। इस क्षेत्र में नक्सलवाद का जन्म होता है। नक्सलवाद का जन्म जो है बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुखी और बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत से वो लोग क्या हुए, हथियार उठाए। देखिए 1967 में होता क्या है, पश्चिम बंगाल का जो एरिया अभी मैंने आपको नाम बताया नक्सलबाड़ी एरिया जो है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि नीचे तबका का क्षेत्र था। यहाँ पर जितने भी ये थे जमींदार थे, वो लोग क्या करते थे कि वहाँ के लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित करते थे। और वहाँ के कुछ लोग जो थे इसके विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिए, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। और जिसमें से मुख्य भूमिका जो था वो चारू मुजमदार, कानू सन्याल और एक कन्हई बनर्जी थे, ठीक है, और एक कन्हई चटर्जी थे, जिन्होंने काफ़ी अधिक बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। और उन्होंने अपनी मांग को सरकार के सामने नहीं रखा। उन्होंने बस ये सरकार को ये किया कि अब हम लोग हथियार उठा चुके हैं और हमें आपकी सरकार की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे प्रशासन की ज़रूरत नहीं है जो घूसखोरी, भ्रष्टाचारी और जो मजदूरों के खिलाफ में चलती है। और इसी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये मुख्य नेता थे, चारू मुजमदार, कानू सन्याल और एक कन्हई चटर्जी, इन्होंने क्या किया, बहुत कड़े फैसले उठाए, बहुत संगठन के रूप में लोगों को तैयार करना शुरू किया और एक वामपंथी आंदोलन को जन्म दिया। ये वामपंथी आंदोलन जो था, ये सोवियत संघ के ही समय भारत में एक्टिव हो चुका था, ठीक है। तो इसका ज़्यादा चित्रण आपको इन क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ पर चाइना का कम्युनिस्ट नेता सब, जैसे कि एक थे माओ त्से तुंग, इनके नेतृत्व में जो थे चारू मुजमदार जो थे, इनके नेतृत्व में ज़्यादा वर्क करते थे, क्योंकि वो उन्हीं का प्रेरणा स्रोत थे। चारू मुजमदार जो थे वो माओ तुंग के प्रेरणा स्रोत थे। इनका पूरा नाम माओ तुंग सेंग था, ठीक है, और ये चाइना के थे। तो वहाँ चाइना में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जहाँ सरकार की आवाज़ को, ठीक है, सरकार की आवाज़ को बंद करने के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ऐसे कई नक्सलवादी रणनीतियाँ अपनाई गई थी। वहाँ इसे माओवादी कहा जाता था। हमारे यहाँ भी माओवादी विचारधारा पे बहुत सारे लोग जो है चल गए, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के लोगों को क्या हुआ, बहुत हानि हुआ। और इन यहाँ के ही लोग ज़्यादातर जो थे वो क्या किए, नक्सलवादी संगठनों में हिस्सा लिए, भाग लिए और सरकार के दुष्प्रचार का विरोध किया। देखिए ये जो पूरा घटना था ना, ये 1967 में चालू हो गया था, लेकिन 1967 में जब अखिल भारतीय समन्वय समिति बना तो उस समय ये उतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि शुरुआत था। और ये देखिए बात है कि जितने भी लोग थे वो लोग उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं थे, उनके पास उतने स्रोत नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों की एकता ने इन्हें क्या किया, बल देना शुरू कर दिया।
और 1971 में एक बहुत बड़ा आंतरिक विद्रोह हुआ जो सत्यनारायण सिंह ने किया था। इस विद्रोह में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, लोग जुटे, गांवों के लोग, यहाँ शहर के लोग नहीं थे, वे लोग थे जो सरकार के गलत नीतियों के कारण क्या थे, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग प्रताड़ित हो गए थे। सरकार की गलत नीतियाँ जो थी उन्हें लगातार क्या कर रही थी, उनको लगातार बर्बाद कर रही थी। वो लगातार यानी कि प्रयासरत हो गए थे, उनका जीवन बेकार हो गया था। सरकार की कोई सुविधा वहाँ नहीं पहुँचती थी, सरकार किसी भी तरह की सुविधा वहाँ नहीं दे पा रही थी। अगर दे भी रही थी तो बीच में जो लोग आते थे, जैसे ठेकेदार हो गया, ज़मींदार हो गया, बड़े बड़े नेता हो गए, वो लोग सब खा जाते थे, कुछ भी उन तक नहीं पहुँच रहा था। और जिसके कारण उस तबके के लोग, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे संथाल परगना के लोग हैं जो बहुत ही निम्न कैटेगरी के हैं। अभी भी बहुत जगह पर ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर अभी भी बिजली नहीं पहुँची है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बोल सकते हैं लोगों के पास अच्छे से मतलब मकान की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार अब प्रयास कर रही है, अब लगी हुई है सरकार उन क्षेत्रों को सुधारने में। लेकिन जब 1967 का जो समय था, उस समय सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाता था। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि तुरंत बैंक के अकाउंट में पैसा चल जाएगा। वो तो लोग क्या होते, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा पनपा और उनके ज़मीनों को लगातार बल के माध्यम से हड़पने लगे। जब वो इस बात को लेकर के, वो गरीब तबके के लोग जब इस बात को लेकर के सरकार के पास जाते थे या प्रशासन के पास जाता था, तो प्रशासन क्या करता था, प्रशासन उनका मतलब कि कुछ नहीं सुनता था, क्योंकि उन्हें घूसखोरी खाने की आदत हो गई थी। अब देखिए अगला क्या होता है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में, ठीक है, 1968 के समय में CPML जो था उसका गठन होता है। CPML एक बहुत बड़ी हो सकते संगठन है इस क्षेत्र की, माओवादी क्षेत्र का या नक्सलवादी क्षेत्र का। इसने क्या किया, अपने कुछ रणनीतिक रूप से ऐसे कामों को किया जिसके द्वारा क्या हुआ कि सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि इन लोगों ने अपनी संगठन को फैलाना शुरू किया। पहले तो ये पश्चिम बंगाल में फैला, पश्चिम बंगाल में 2-3 साल लगा इसको फैलने में। धीरे धीरे इन लोगों ने उन महत्वपूर्ण लोगों या उन व्यक्तियों को टारगेट करना शुरू किया जो क्या थे, जो सरकार के चीज़ों से, सरकार के नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। जैसे बेरोजगारों को, जैसे छात्रों को, जैसे उन लोगों को जिनकी ज़मीनें छीन ली गई हो। और उन्हें क्या किया जाने लगा, उन्हें ये अपने दम पर, या बोल सकते थे उन्हें ये अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए क्रांतिकारी बातें बताते थे। ऐसी बातें बताते थे जो कोई महान पुरुष के बारे में होता था, ऐसी बातें बताते थे जो जिससे उन्हें उम्मीद जग जाता था, उन लोगों के अंदर उम्मीद जग जाता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ये ऐसी बातें बोलते थे कि सरकार, यहाँ की सरकार को हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ हमारी सरकार चलेगी। और उन क्षेत्रों में वो अपनी सरकार चलाते भी थे। उन क्षेत्रों में जब भी कोई घटना होता था तो उसके लिए ये लोग अपनी बैठक करते थे। वहाँ कोर्ट, जज, पुलिस स्टेशन कुछ काम नहीं करता था, वहाँ इनकी सरकार चलती थी और ये बंदूक के दम पर शासन करते थे। ये पुलिस को तो एंट्री तक नहीं देते थे। और इससे केंद्र सरकार जो थी, इसके लिए CRPF एक गठन करती है ऐसे सैनिक बल का जो स्पेशली इस एरियाज़ में वर्क करेगी। और इस एरियाज़ में वर्क करके क्या करती कि वहाँ पर जितना भी माओवादी, नक्सलवादी थे उनका सफाया करना था इनका। लेकिन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होने के कारण, क्योंकि ये लोग जो थे गोरिल्ला युद्ध करते थे, नक्सलवाद जो था एक तरह का गोरिल्ला युद्ध करता था। आपको गोरिल्ला युद्ध पता होगा, नहीं पता तो बताता हूँ। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है कि मान लीजिए कि एक सड़क से कोई पुलिस वैन जा रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, उस वैन को अचानक पेड़ गिरा के या अचानक कोई अवरोध लगा के या पुलिया के नीचे बम लगा करके किसी तरह करके उनको घेर के मार देते थे। इसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता था। तो ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये लोग जंगल से थे, तो इन्हें पता था कि कहाँ छुपना है, कहाँ किस तरह लटकना है, कहाँ किस तरह अरेंज करना है और किस तरह निशाना बनाना है अपने विरोधियों का। और इस तरह से इन्होंने सरकार की नींद हराम कर दी थी। सरकार बेबस हो गई थी, क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं था। 2007, 2008 से लेकर के 2012 तक इतने हत्याकांड हुए, इन्होंने इतनी तबाही मचाई कि पूरा भारत इससे स्तब्ध हो गया। अभी आपको गौर करना होगा कि भारत के वो क्षेत्र जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका जाकर के मध्य प्रदेश, ऐसे क्षेत्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दे रहा हूँ, 2007 में 300 विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को जिंदा मार दिया था, एकदम जला दिया उन्हें। और इसमें ये घटना जो छत्तीसगढ़ की थी,
बहुत ज़्यादा यानी नरसंहार हुआ, क्योंकि वहाँ पर वामपंथी दल जो था, या बोल सकते हैं वहाँ पर ये नक्सली दल जो था, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो चुका था। उसके बाद 2008 में फिर इसी तरह होता है। उड़ीसा में 14 पुलिसकर्मियों को, ठीक है, और एक नागरिक भी इसमें मरा था, बम से उड़ा दिया जाता है, बम में बांध के उन्हें ब्लास्ट कर दिया जाता है। 2012 में गढ़वा के पास, ठीक है, लगभग गांव का नाम बीर गांव कुछ ऐसा था, वहाँ पर लगभग मतलब कि पूरे पुलिस वैन को ही पुलिया के नीचे उड़ा दिया जाता है। पुलिया के नीचे बम सेट रहता है, आता और उड़ा देता है। और ये घटना मैं कोई एक एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पर, मतलब कि 1 हफ्ता पहले ये घटना वहाँ हुआ था। और उस एग्ज़ाम देने के तहत मुझे जाना था, कोई एग्ज़ाम मेरा चलता, इंटरव्यू था मेरा, उसमें जो मेरे अंकल थे, कोई ड्राइवर थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर ये घटना हुआ है। और इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि झारखंड के क्षेत्र में था और मैं भी झारखंड का हूँ, तो इस चीज़ को मैंने भली भांति यानी अनुभव किया। उस जंगल को देखा कि कितना भयावह जंगल था, और वो लोग, मतलब वो एरिया ही उसी तरह रहता है कि वो लोग घनघोर जंगल में छुपे रहते हैं और अपने मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार की बोल सकते हैं कुनीतियों को रोकने के लिए वो लोग युद्ध कर रहे हैं या फिर सरकार के खिलाफ है। और यही युद्ध को गृह युद्ध कहा जाता है। देखिए 1971 में एक बार क्या हुआ, मतलब एक भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए स्टीपेल्चेस नामक एक अभियान चलाया, जिसमें 20,000 नक्सलवादियों को मारा गया। ये 1971 में हुआ था। सरकार भी काम कर रही है, रोकने का प्रयास कर रही है, सरकार भी मांगों को सुन रही है, लेकिन सही तरीक़ा से पूरा नहीं कर पा रही है। फिर 2009 में ग्रीन हंट अभियान चलाया गया, उसमें भी उतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि ये पूरी तरह प्रसारित हो चुका था। देखिए उसके बाद 13 जून 2017 में प्रहार एक अभियान चलाया गया, जिसमें CRPF, इंडियन एयरफोर्स और बोल सकते हैं क्षेत्रीय पुलिस बल बहुत मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए, और हमारे IB जो थे उन्होंने क्या किया, मिल करके इस अभियान को चलाया और काफ़ी नक्सलियों को क्या किया, ढेर करना शुरू किया। अच्छा, जब सरकार ने बहुत तक इसका पता लगाया तो बहुत अचंभित करने वाले खुलासे हुए। जैसे सरकार ने सबसे पहले ये पता लगाया कि जो ये बढ़ रहा है नक्सलवाद, इसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। मतलब क्या कि ये जो बढ़ावा मिल रहा है, इसमें इन्हें धन कहाँ से मिल रहा है। सबसे मेन होता है पैसा, और ये हथियार कहाँ से खरीद रहे हैं। तो सरकार ने जब इसका गहरा पता लगा तो उन्हें यह पता चला कि ये नक्सलवादी लोग क्या करते थे, शुरुआत में चाकू और बोल सकते हैं कि तरह तरह के गड़से हथियार, इनका प्रयोग करके ये कारखानों और बड़े बड़े बोल सकते उद्योगपतियों को डराते थे और उनसे हफ्ता वसूल करते थे, या बोल सकते हैं उनसे रंगदारी मांगते थे कि मेरा इसमें 5% कमीशन है, मेरा क्षेत्र में तुम खनन कर रहे हो, कोयला निकाल रहे हो, लोहा निकाल रहे हो, ये वो कर रहे हो। तो उससे वो लोग क्या करते थे, हफ्ता वसूल करते थे, या बोल सकते रंगदारी वसूल करते थे। और उस रंगदारी का उपयोग वो लोग अपने हथियार खरीदने, अपना पालन पोषण में करते थे। लोग उसी तरह युवाओं को वो वही पैसे दे करके, जो उनसे लिया जाता था, उन्हीं पैसों को दे करके वो क्या करते थे कि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे कि तुम मेरे पार्टी में आओ, तुमको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 1 लाख देंगे। इस तरह करके वो लोग क्या करने लगे थे, लोगों को, युवाओं को पैसे के बल पर अपनी तरफ आकर्षित करने लगे थे। और इसका बहुत यानी भयंकर प्रभाव देखने को मिला। लगातार ऑपरेशंस चलते रहे, सरकार ने चलाया। देखिए सरकार अगर कड़ा कदम उठा रही थी तो एक तरफ अच्छा कदम भी उठाई। सरकार ने नवोदय विद्यालय बहुत ऐसे क्षेत्रों में खोला जहाँ पर ये नक्सलवादी क्षेत्र जो था, उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नवोदय विद्यालय को खोला। सरकारी सुविधाएं लागू किया, अच्छे सड़क बनाए, अच्छे अस्पताल बनाने का शुरू कर दिया, अच्छी बिजली व्यवस्था देनी शुरू कर दी। लेकिन देखिए जब तक सरकार ये करती, बहुत कुछ पीछे छूट चुका था। नक्सलवाद अब जो थी एक अलग विचारधारा में बहने लगी थी, क्योंकि शुरुआत तो ये हुआ था क्या, अपनी बातों को मनवाने के लिए, लेकिन जब ये फैलने लगी तो एक अलग विचारधारा हो गया। क्योंकि इस विचारधारा का मुख्य काम था क्या, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना, वो भी हिंसा के रूप में। सरकार जब उनकी बातें सुनने लगी तो अब ये पार्टी जो थी एक अलग विचारधारा के रूप में थी कि यहाँ हम सरकार का दबदबा नहीं सहने देंगे। जिन क्षेत्रों में ये नक्सलवादी एरिया है वहाँ सरकार का दबदबा नहीं रहेगा, वहाँ सरकार का जाना वर्जित है। और ये अलग विचारधारा होने के कारण चारू मुजमदार की जब मृत्यु होती है ना, तो उनके मृत्यु के बाद जो कानू सन्याल जो थे, उन्होंने खुद को गोली मार लिया था, अपना सुसाइड कर लिया था उन्होंने, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब जो हम लोगों ने जो संगठन बनाया था ये अलग विचारधारा में बह चुकी है, और इससे क्या होगा, इससे पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा जो समाज है नष्ट हो जाएगा। और वही दिखने को मिला
जब इस बातों का खंडन होने लगा, आईबी के द्वारा जितने भी रिपोर्ट्स थे वो निकाले जाने लगे, मैन जो इनके मुखिया थे उन्हें पकड़ा जाने लगा, मारा जाने लगा, और बहुत लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया। तो जिन नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया, सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन की राशि भी दी और उनके लिए कुछ ऐसे छोटे मोटे काम ही कर दिए जिनसे उनका जीवन परिवर्तन हो सके। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो नक्सलवादी को छोड़ करके सामान्य लोगों के जीवन जी रहे हैं, और बहुत को इसमें शामिल भी हैं। और इस तरह करके क्या हो रहा है, नक्सलवाद जो था वो पनपा और भारत में गृह युद्ध का एक माहौल कायम किया। देखिए, नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, ये हमारे देश के लिए हमेशा हानिकारक रहा है। हाँ, सरकार हमारे तक कुछ सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही है या हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, लेकिन हम अपने से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मेरे घर के बगल में दारू का दुकान है तो इसका मतलब नहीं है कि हम दूध छोड़ के दारू पीना शुरू कर दें। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि इससे जन हानि ना हो, और नक्सलवाद जैसी जो भी चीज़ें, कुख्यात चीज़ें हैं जो लोगों को हानि पहुंचा सकती है या जिसके दबदबे में हम जी रहे हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी बड़े लोग हैं, जो गरीब लोगों को और जो छोटे जाति वालियों के साथ उत्पीड़न का काम करते हैं ना, उन्हें भी ये बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब एक छोटे जाति वाले लोग को मौका मिला था ना, तो उसने संविधान लिख दिया था। इसलिए आज का समय जो है ये बदलाव का समय है। भारत जैसे देश में अब हमें अखंड बन के रहना है, ना कि विखंड होके। क्योंकि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें नक्सलवाद, आतंकवाद को ख़त्म करना होगा, और आने वाले भविष्य को, आने वाले पीढ़ी को बंदूक के दम पे नहीं, कलम के दम पे जीतना होगा। तो आशा करते हैं कि नक्सलवाद से जुड़े जितने भी प्रश्न थे, आपको ये सब सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे मैंने आपको बता दिया, और इसमें और कुछ टॉपिक्स हैं, वो अगर कभी और दूसरा वीडियो आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन हाँ, अभी तक जितना भी बताया गया ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।